एकनाथ शिंदे बीजेपी के लिए जरूरी है या मजबूरी? ये सवाल दरअसल इसलिए है क्योंकि बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के बिना सरकार नहीं बनाई। अगर बीजेपी चाहती तो शिंदे को छोड़कर अजीत पवार के साथ भी सरकार बना सकती थी। इससे ना तो सरकार बनाने में 12 दिन का वक्त लगता और ना ही मंत्रालयों को लेकर माथापच्ची करनी पड़ती। तो फिर सवाल है कि आखिर बीजेपी ने शिंदे को इतनी तवज्जो क्यों दी और इतने दिनों तक शिंदे का मान मनोबल क्यों किया गया? यानी शिंदे के पास कुछ तो ऐसा है जो बीजेपी के लिए जरूरी है और शायद यही वजह है कि जिस कारण बीजेपी ने शिंदे को इग्नोर नहीं किया। तो सवाल घूमकर फिर से वही आ जाता है कि आखिर शिंदे के पास ऐसा कौन सा तुरुप का इक्का है जो बीजेपी के लिए न सिर्फ जरूरी है बल्कि मजबूरी भी है। आज की वीडियो में बात करेंगे इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फैक्ट पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फैक्ट के साथ लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट पोस्ट और आपके साथ मैं हूं शाहबाज। महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से चल रही सियासी गहमागहमी के बीच 5 दिसंबर को महायुति गठबंधन की नई सरकार बन गई। दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में एक भव्य समारोह में देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और इसके साथ ही नई सरकार में फिर से 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी गई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को शपथ दिलाई और अब देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार सीएम के तौर पर शपथ लेते हुए प्रदेश की कमान संभाल ली है। हालांकि इससे पहले वाली सरकार में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हुआ करते थे जबकि देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। लेकिन सत्ता बदली तो निजाम भी बदल गया। कल तक जो फडणवीस एकनाथ शिंदे के डिप्टी हुआ करते थे, आज वही फडणवीस एकनाथ शिंदे के बॉस बन गए हैं। तो अब सवाल है कि आखिर बीजेपी ने शिंदे को मनाया कैसे और बीजेपी ने शिंदे के बिना महाराष्ट्र में क्यों नहीं बनाई सरकार? वीडियो में इन सब के बारे में आगे डिटेल से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल फैक्ट पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको महाराष्ट्र की हर सियासी हलचल की लेटेस्ट जानकारी फैक्ट के साथ मिलती रहे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एकनाथ शिंदे की ताकत की। लोगों के मन में ये सवाल है कि अगर बीजेपी चाहती तो अजीत पवार के साथ मिलकर भी सरकार बना सकती थी, शिंदे की अनदेखी कर सकती थी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि बीजेपी भले ही महाराष्ट्र में मजबूत हो गई हो, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार में शिंदे तीसरे बड़े घटक दल हैं। बीजेपी के पास कुल 240 सांसद है और इसके बाद टीडीपी के पास 16 और जेडीयू के पास 12 सांसद है, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास लोकसभा में 7 सांसद है। यानी मोदी सरकार को एनडीए के कुल 293 सांसदों का समर्थन हासिल है, जिसमें चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे की अहम भूमिका है और बीजेपी किसी भी सूरत में इन तीनों सहयोगियों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। यही वजह है कि बीजेपी चाहकर भी शिंदे को नजरअंदाज नहीं कर पाई। शिंदे के बिना बीजेपी अगर महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए कदम बढ़ाती तो शिवसेना अलग सियासी रास्ता अख्तियार कर सकती थी। इसलिए बीजेपी ने शिंदे को मनाकर ही सरकार गठन का रास्ता तलाशा है। यानी एकनाथ शिंदे की ताकत सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति में ही सीमित नहीं है बल्कि केंद्र में भी शिंदे का अच्छा खासा दखल है और यही वजह है कि शिंदे को इग्नोर करके बीजेपी के लिए महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि दिल्ली की सियासत में भी चलना आसान नहीं होगा। लिहाजा बीजेपी ने सरकार के गठन से पहले शिंदे की नाराजगी को दूर करने का कदम उठाया और एकनाथ शिंदे ने भी शानदार रणनीति के तहत सेंटर की पॉलिटिक्स का दांव खेल दिया। ऐसे में हो सकता है कि बहुत जल्द मोदी कैबिनेट का विस्तार हो जिसमें शिंदे की शिवसेना को बड़ा मंत्रालय मिल जाए और इसीलिए बीजेपी के लिए शिंदे जरूरी भी है और मजबूरी भी है। लेकिन बात सिर्फ सांसदों की ही नहीं है, इसके अलावा भी एकनाथ शिंदे अलग अलग मोर्चों पर काफी ताकतवर है। वीडियो में आपको आगे बताएंगे कि सेंटर के अलावा शिंदे के पास वो कौन सी ताकत है जो बीजेपी की मजबूरी है और जिसके लिए एकनाथ शिंदे जरूरी है। लेकिन उससे पहले आपको फिर से याद दिला दे कि हम आपको महाराष्ट्र की सियासी हलचल की जानकारी फैक्ट के साथ बता रहे हैं ताकि शिंदे के साथ जो बीजेपी चल रही है अब बीजेपी की स्ट्रेटेजी को आप अच्छे से समझ सके और इसीलिए हम आपसे अपील करते हैं कि आप हमारे वीडियो को आखिर तक देखिए। इससे आपकी पॉलिटिकल जानकारी में इजाफा होगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल फैक्ट पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सेंटर के बाद अब बात करते हैं महाराष्ट्र में शिंदे के सियासी कद की। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में भी शिंदे का रोल काफी अहम है। अगर आप विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो महाराष्ट्र में बीजेपी को 132 सीटें मिली है और इसके अलावा एक निर्दलीय जीते हुए विधायक का भी समर्थन हासिल है। इस तरह से बीजेपी को बहुमत के लिए सिर्फ 12 ही विधायक कम पड़ रहे थे। ऐसी स्थिति में बीजेपी अगर चाहती तो अजीत के साथ मिलकर आसानी से सरकार बना सकती थी, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी शिंदे को छोड़कर नहीं गई क्योंकि विचारधारा के लिहाज से अजीत पवार से ज्यादा एकनाथ शिंदे उसके ज्यादा करीब नजर आते हैं। बीजेपी और शिवसेना 2 पार्टियां ऐसी है जो हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रही है
महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए जितने वोट हैं उनमें से एक हिस्सा शिवसेना का भी है और बीजेपी को आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति के साथ अजीत पवार के साथ चलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन शिंदे के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे के नारे पर अजीत पवार ने ही सवाल खड़े कर दिए थे और इस तरह शिंदे के साथ बीजेपी का नेचुरल गठबंधन है और अजीत पवार के साथ नहीं है। यह तो बात हुई सेंटर और स्टेट पॉलिटिक्स की, जहां पर शिंदे की ताकत साफ नजर आ रही है। वीडियो में अब आगे आपको समझाते हैं कि बीएमसी में भी बीजेपी के लिए शिंदे का साथ क्यों जरूरी है। दरअसल बीजेपी ने महाराष्ट्र की सियासी जंग भले ही जीत ली हो, लेकिन असल मकसद मुंबई की नगर पालिका पर टिका हुआ है। एकनाथ शिंदे के बिना बीएमसी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूपीटी का वर्चस्व तोड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि मुंबई की 36 विधानसभा सीटों में से उद्धव की शिवसेना ने 10 सीटें हासिल की है और इस तरह से शिवसेना यूपीटी के आधे विधायक मुंबई क्षेत्र से आते हैं। 2022 में जब शिवसेना 2 गुटों में बटी थी तो मुंबई के विधायक ही उद्धव ठाकरे के साथ खड़े रहे थे। अब चूंकि बीएमसी पर काबिज रहने वाली पार्टी आमतौर पर आर्थिक तौर से मजबूत होती है और क्योंकि बीएमसी का सालाना बजट करीब 60,000 करोड़ रुपए का है, ऐसे में बीजेपी हर हाल में बीएमसी पर कब्जा करना चाहती है। फिलहाल उद्धव की शिवसेना का बीएमसी पर एक छत्र राज कायम है और बीजेपी इस बात को अच्छे से जानती है कि शिंदे के बिना मुंबई में उद्धव ठाकरे को हराना आसान नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी अभी शिंदे को अपने साथ हर हाल में रखना चाहती है। वीडियो में अब तक आप जान चुके हैं कि शिंदे न सिर्फ केंद्र की पॉलिटिक्स में जरूरी है बल्कि महाराष्ट्र और बीएमसी के लिए भी बीजेपी की मजबूरी है। लेकिन इन सब के अलावा एक फैक्टर और है जिसे आपको भूलना नहीं चाहिए और वो फैक्टर है कास्ट फैक्टर। दरअसल एकनाथ शिंदे मराठा समाज से आते हैं और ऐसे में अगर मराठों की नाराजगी हुई तो ये बीजेपी के लिए खतरा पैदा कर सकती है और ये बात बीजेपी बखूबी समझती है कि महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा समुदाय को इग्नोर करने का मतलब है अपनी सियासी ताकत को कमजोर करना। यानी बीजेपी के लिए मराठा समाज को नजरअंदाज करके चलना भी आसान नहीं है और ये तब है जब मराठा समाज आरक्षण को लेकर आंदोलित रहा हो। ऐसे में अगर बीजेपी शिंदे को इग्नोर करती है तो मराठा समाज की नाराजगी बढ़ सकती थी, लिहाजा बीजेपी को संभल कर चलना पड़ रहा है और इसीलिए बीजेपी शिंदे को साध कर अपने साथ खड़ा रखना चाहती है ताकि मराठाओं के बीच कोई नेगेटिव संदेश न जा सके। अब कुछ लोगों का तर्क है कि बीजेपी चाहती तो शिंदे गुट के कुछ विधायकों को तोड़ भी सकती थी और एकनाथ शिंदे को कमजोर कर सकती थी, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि बीजेपी अगर एकनाथ शिंदे की पार्टी को तोड़ने की कोशिश करती और अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार भी बना देती तो फिर उद्धव ठाकरे को दोबारा से उभरने का मौका मिल जाता। उद्धव ठाकरे ये नैरेटिव सेट करने में जुट जाते हैं कि बीजेपी ने शिंदे को सत्ता के लिए इस्तेमाल किया है, शिवसेना में 2 फाड़ कराई है और अब जब उनको सत्ता मिल गई है तो शिंदे को इग्नोर कर दिया है। इसके जरिए उद्धव ठाकरे अपने खोए हुए सियासी जनाधार को मजबूत करने में जुट जाते। उद्धव ठाकरे के मजबूत होने से महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए आगे की सियासी राह काफी मुश्किल हो सकती थी, लिहाजा महाराष्ट्र के सियासी नफे नुकसान को देखते हुए बीजेपी एकनाथ शिंदे को मनाकर साथ चलना बेहतर समझती है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस ने वो सारे फैक्टर ध्यान में रखे हैं जो बीजेपी के लिए जरूरी भी है और इसीलिए एकनाथ शिंदे बीजेपी के लिए मजबूरी है। वैसे आपको क्या लगता है, इसके अलावा भी कोई और सा फैक्टर है जो शिंदे को अपने साथ रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर हमारी इस वीडियो को देखकर आपकी सियासी जानकारी में इजाफा हुआ है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। फैक्ट के साथ लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए फैक्ट पोस्ट।